चैप्टर 1। प्रारंभिक दृश्य। कहानी शुरू होती है झाओ राज्य से, जो एक छोटा सा देश है और दूर स्थित महान तांग साम्राज्य की प्रशंसा करता है। वहां का एक युवक मेंघाओ नीली स्कॉलर की पोशाक पहने दाछिंग पर्वत की चोटी पर बैठा है। वह बुद्धिमान है लेकिन दुखी और हारा हुआ महसूस करता है, क्योंकि 3 साल से वह शाही परीक्षा में फेल हो रहा है। उसके माता पिता कई साल पहले लापता हो गए थे और उसके पास न तो पैसा है और न ही कोई सहारा। आशा और निराशा का टकराव। वह एक कागज पर अपनी भावनाएं लिखता है और उसे एक लौकी की बोतल में डालकर पहाड़ से नीचे नदी में फेंक देता है, एक नदी जो कहा जाता है कि महान तांग साम्राज्य तक जाती है। यह एक प्रतीक बन जाता है उसके सपनों और भविष्य की उम्मीदों का। एक अप्रत्याशित मोड़। जैसे ही वह नीचे उतरने वाला होता है, उसे किसी की कमजोर आवाज सुनाई देती है, बचाओ। वह देखता है कि उसका पुराना परिचित वांग योचाई और कुछ अन्य युवक पहाड़ की दरार में फंसे हुए हैं। मेंघाओ उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से एक रूपहली पोशाक वाली रहस्यमयी महिला प्रकट होती है, जिसकी उपस्थिति से ठंड और भय का एहसास होता है। अमरों की दुनिया की ओर यात्रा। उस महिला की जादुई हरी हवा से सभी युवकों को उठा लिया जाता है और वे उड़ते हुए एक रहस्यमयी पर्वतीय जगह पर पहुंचते हैं, जहां हर ओर बादल और धुंध हैं। यह कोई सामान्य दुनिया नहीं, बल्कि रिलायंस सेक्ट है, एक अमर संप्रदाय। वहां 2 अन्य साधक उन्हें स्वीकार करते हैं। मेंघाओ की प्रतिक्रिया। हालांकि पहले डरा हुआ, लेकिन मेंघाओ जल्दी ही खुद को संभाल लेता है और सोचता है, अगर अमरों के लिए काम करना है तो वेतन तो अच्छा ही होगा। उसकी व्यावहारिक सोच और आत्मनियंत्रण यह दिखाते हैं कि वह सिर्फ एक सामान्य छात्र नहीं, बल्कि एक मजबूत इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति है। चैप्टर 2। रिलायंस सेक्ट, जो स्टेट ऑफ झाओ के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, एक समय में दक्षिण स्वर्ग की 4 महान संप्रदायों में प्रथम था। लेकिन अब यह अपना वैभव खो चुका है और किसी तरह अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। पृष्ठभूमि। करीब 1000 साल पहले एक शक्तिशाली साधक पेट्रियार्क रिलायंस आया और उसने संप्रदाय का नाम बदलवाया। उसने अन्य संप्रदायों को लूटा और वर्षों तक अजेय रहा। अब वह 400 सालों से गायब है और संप्रदाय की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उन्हें सेवकों को भर्ती करने के लिए लोगों को जबरन पकड़ना पड़ता है। मुख्य पात्र मेंघाओ, एक गरीब छात्र जो 3 बार शाही परीक्षा में असफल हो चुका है। वह और एक मोटा लड़का जबरन रिलायंस सेक्ट में सेवक बनाए जाते हैं। मेंघाओ परिस्थितियों को शांति से समझता है, जबकि उसका साथी लड़का रोता रहता है। मुख्य घटनाएं। 1 जबरन भर्ती और 30 साल की सेवा। मेंघाओ और उसका साथी अब 30 साल तक रिलायंस सेक्ट में लकड़ी काटने जैसे काम करेंगे। यदि वे क्यूआई कॉन्डेंसेशन की पहली स्तर तक पहुंच गए तो उन्हें बाहरी शिष्य बनने का मौका मिलेगा। 2 पहला कदम साधना की ओर। उन्हें एक मोटा चोला, एक सेवक लिखा हुआ बैज और एक क्यूआई कॉन्डेंसेशन मैनुअल दिया जाता है, जिसमें साधना की शुरुआत का रास्ता लिखा है। 3 पेट्रियार्क रिलायंस का संदेश। मैनुअल की शुरुआत होती है एक वाक्य से, एक व्यक्ति को किसी न किसी पर भरोसा करना चाहिए। अगर तुम एक सामान्य व्यक्ति हो जो वैभव और पद चाहता है, या साधक हो जो चिंतामुक्त जीवन चाहता है, तो मेरी रिलायंस सेक्ट में आओ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। यह वाक्य मेंघाओ के दिल को छू जाता है। उसे पहली बार लगता है कि अब उसके जीवन में एक रास्ता खुला है, भरोसे का। 4 मोटे लड़के की कॉमिक राहत। जहां मेंघाओ सपने देख रहा होता है, वहीं उसका साथी अपनी मंटू और पत्नी को लेकर रोता रहता है। वह नींद में टेबल पर काट भी लेता है और बड़बड़ाता है, मेरी मंटू चुराई, मेरी पत्नी चुराई।
5 आशा की किरण। मेंग हाओ को अब पैसे, भोजन या कर्ज की चिंता नहीं। उसे यह जगह स्वर्ग लगने लगती है। मैनुअल को पढ़ते हुए वह सोचता है, यह किताब 100 सोने की नहीं, 1000 सोने की कीमत की है। अब उसका सपना बदल चुका है। शाही अफसर बनने की जगह अब वह अमरता और धन की ओर देख रहा है। चैप्टर 3। एक दिन तड़के दरवाजा जोर से खुला और एक विशाल, डरावना आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसका नाम था ग्रैंडपा टाइगर, एक क्रूर सेवक जिसने मोंग हाओ और मोटे लड़के, जिसे बाद में हम फैटी के नाम से जानते हैं, को धमकाया, हर दिन 10-10 पेड़ काटने होंगे वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। मोंग हाओ घबराया पर चतुराई दिखाई। उसने सोए हुए फैटी को जगाने के लिए चिल्लाया, तुम्हारी लड़की और मंटू कोई चुरा रहा है। बस फिर क्या था, फैटी नींद में ही पागल हो गया। आंखें बंद पर मार मार कर ग्रैंडपा टाइगर को काट खाया। वह इतना बुरी तरह फंसा कि चीखने लगा, छोड़ दे, मुझे नहीं चाहिए लकड़ी। मोंग हाओ ने धीरे से फैटी को वापस सुला दिया। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। सेवक की जिंदगी और साधना। मोंग हाओ और फैटी हर दिन पेड़ काटते। मोंग हाओ कमजोर था, जल्दी थक जाता। लेकिन हर रात वह क्यूआई कॉन्डेंसेशन मैनुअल पढ़ता और आध्यात्मिक ऊर्जा को समझने की कोशिश करता। वह भूखा था, थका हुआ था, पर हार नहीं मानी। 2 महीने बीत गए। फैटी अब ज्यादा पेड़ काटता, मोंग हाओ ज्यादा साधना करता। और फिर एक शाम मोंग हाओ ने पहली बार अपनी ऊर्जा शरीर में बहती हुई महसूस की। यह उसकी पहली सफलता थी, क्यूआई कॉन्डेंसेशन का पहला स्तर। आउटर सेक्ट में प्रवेश। अगली सुबह मोंग हाओ नॉर्दर्न सर्वेंट्स क्वार्टर छोड़कर आउटर सेक्ट में दाखिल हुआ। वहां उसे मिला हरा चोगा, आउटर सेक्ट रोब, एक बैग ऑफ होल्डिंग जिसमें चीजें संग्रहित होती हैं, एक स्पिरिट टैबलेट जिससे उसे एक जादुई वस्तु मिलेगी। उसका अगला कदम था ट्रेजर पवेलियन में जाना। फैटी और मोंग हाओ का बिछोह। जब मोंग हाओ विदा हुआ, फैटी दरवाजे पर खड़ा था, आंखें भरी हुई पर होंठ सिले। दोनों ने एक दूसरे को देखा, बिना कुछ कहे सब समझ गए। मोंग हाओ चला गया। आगे एक नई दुनिया थी जहां ताकत ही सब कुछ है। चैप्टर 4। खजाना मंडप सचमुच खजानों से भरा हुआ था। जैसे ही मंग हाओ अंदर दाखिल हुआ, उसकी आंखें चमचमाते प्रकाश से चौंधिया गईं। करीने से सजे जेड की अलमारियों पर बोतलें, तलवारें, आभूषण और गहने रखे थे। मंग हाओ की सांसें तेज हो गईं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून उसके दिमाग में उमड़ आया है। वो वहीं खड़ा रह गया, स्तब्ध। अपने छोटे से जीवन में मंग हाओ ने कभी इतनी दौलत नहीं देखी थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इस वैभव में डूब गया हो। उसका दिमाग घूमने लगा और अनजाने में उसने सोचा, काश सब कुछ समेटकर भाग सकता। ये खजाने, ये अनमोल हैं, मंग हाओ बड़बड़ाया। अमरों के लिए काम करने की ये कीमत है। वो एक अलमारी के पास से गुजरा, उसके चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। उसने सोचा, क्या तीसरी मंजिल पर इससे भी ज्यादा बहुमूल्य खजाने होंगे? अमर कितने अमीर होते हैं? मंग हाओ ने गहरी सांस ली। तभी उसकी नजर एक तांबे के पुराने आईने पर पड़ी। आईना न लगा हुआ था, न उसमें कोई चमक थी, न कोई विशेषता। उसके चारों ओर मौजूद खजानों की तुलना में वो बिल्कुल मामूली लग रहा था। चौंकते हुए मंग हाओ ने उसे उठाया और ध्यान से देखा। वो साधारण सा था, जैसे किसी आम आदमी का सामान हो। लेकिन फिर भी जब वो खजाना मंडप में रखा गया था, तो जरूर कुछ खास बात रही होगी। तभी पीछे से एक आवाज आई,
जूनियर ब्रदर की दृष्टि सच में गहरी है। मंग हाओ चौंक गया। पता नहीं वो चालाक दिखने वाला आदमी कब आया था, पर अब वो तांबे के आईने को देख रहा था। वो प्रशंसा से बोला, तुमने इस आईने को उठाया, इसका मतलब है कि ये तुम्हारे भाग्य में था। इसके बारे में कई कथाएं हैं। कहा जाता है कि केवल वे ही इसे उठा सकते हैं जिनके पिछले जन्मों में अच्छे कर्म हों। ये आईना तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी पर राज्य दिला सकता है। मंग हाओ ने दोबारा आईने को देखा। वो सोच में पड़ गया। जूनियर ब्रदर, मत भूलो कि सच्चे आध्यात्मिक खजाने अक्सर साधारण रूप में छिपे होते हैं। जितना सामान्य दिखे उतना ही अनमोल होता है। मंग हाओ आईना वापस रखने ही वाला था कि उस आदमी ने तेजी से उसे रोक दिया। मैं खजाना मंडप का वर्षों से प्रभारी हूं। इस आईने को कभी पितामह रिलायंस ने भी अपने पास रखा था। वह इसे स्वर्ग का खजाना मानते थे, पर वे भी इसका रहस्य नहीं सुलझा सके। शायद यह तुम्हारे भाग्य में लिखा है। मंग हाओ हिचकिचा रहा था। अगर तुम इसे वापस रखोगे और यह सच में तुम्हारे लिए ही था, तो जीवन भर पछताओगे, वो गंभीरता से बोला। मंग हाओ ने उसे वापस रखने की कोशिश की, लेकिन तब वह आदमी चिल्लाया, ट्रेजर पवेलियन में कुछ उठाने के बाद उसे वापस रखना नियमों के खिलाफ है। इतना कहकर उसने अपनी चौड़ी आस्तीन लहराई और मंग हाओ एक तेज हवा में उड़कर मंडप के बाहर जा गिरा। दरवाजा जोर से बंद हो गया। भीतर से आवाज आई, अगर ये तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो कुछ दिनों में लौटा देना। मंग हाओ गुस्से में दरवाजे को देखता रहा। फिर उसने आईने को देखा और सोचने लगा, अगर यह सच में पितामह रिलायंस से जुड़ा है तो इसमें कुछ तो होगा। उसने आईना अपनी पोशाक में रख लिया और वहां से चला गया। आउटर सेक्ट की कठोर दुनिया। अपने कमरे में पहुंचकर मंग हाओ ने राहत की सांस ली। कमरे में एक बिस्तर और मेज थी, जो सेवक क्वार्टर के मुकाबले काफी अच्छा था। रात होते होते वो आईने को घंटों घूरता रहा, पर कुछ भी समझ नहीं आया। वो सोच में डूब गया। मैं अब युंजिए काउंटी का विद्वान नहीं। चैप्टर 5। रिलायंस सेक्ट में आज का दिन खास था। आम दिनों के विपरीत इस बार औषधियाँ, मेडिसिनल पिल्स, खुद मास्टर अंकल शांगुआन और आंतरिक संप्रदाय इनर सेक्ट के 2 वरिष्ठ शिष्य सीनियर सिस्टर जू और सीनियर ब्रदर चेन वितरित कर रहे थे। अफवाह फैल गई, शायद यह व्यक्तिगत औषधि वितरण दिवस है। इस दिन एक विशेष औषधि ड्राई स्पिरिट पिल किसी एक को दी जाती है, लेकिन वह 24 घंटे तक प्रयोग नहीं की जा सकती। हर 2 घंटे में वह चमकती है, जिससे उसका स्थान सबको पता चल जाता है, यानी उसे छिपाकर रखना असंभव है। इसका मतलब लूट, मारपीट और हत्या तक। मेन हाओ की मुश्किल। मेन हाओ, जो कि अभी अभी सेक्ट में भर्ती हुआ है और केवल पहले स्तर का क्यूआई कॉन्डेंसेशन साधक है, अचानक सबका ध्यान आकर्षित करता है जब उसे वह कीमती ड्राई स्पिरिट पिल दे दी जाती है। भीड़ में से सबकी आंखों में लालच और हत्या की भावना उमड़ने लगती है। कुछ लोग तो कहने लगते हैं, अगर तूने वह गोली मुझे नहीं दी तो आज से 1 साल बाद तेरी बरसी मनाई जाएगी। मेन हाओ डर से पसीने पसीने हो जाता है। गोली को फेंकना भी खतरनाक था, लोग तब भी दुश्मन बन सकते थे। गोली हाथ से चिपकी हुई थी, जैसे भागना मुमकिन ही नहीं। एक चतुर चाल। तभी मेन हाओ को एक तरकीब सूझती है। वह मंच की ओर देखकर ऊंचे स्वर में कहता है, डिसाइपल शिष्य कुछ कहना चाहता है। मैं एल्डर सिस्टर क्षु का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनकी कृपा से मुझे जीवन में नया अवसर मिला। यह कीमती औषधि मैं उन्हें समर्पित करता हूं।
सभी चौंक जाते हैं। गोली अब किसी आम बाहरी शिष्य की नहीं रही, अब वह एक इनर सेक्ट सीनियर की वस्तु बन गई थी। अब कोई भी उस गोली के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकता। उपहार के बदले इनाम। एल्डर सिस्टर क्षु गोली स्वीकार करती हैं और बदले में वह मेन हाओ को एक इमोर्टल्स केव देती हैं, एक खास स्थान जहां आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अधिक होती है, साधना के लिए आदर्श। भीड़ में से कई लोग पछताते हैं, काश मुझे यह तरीका पहले सूझा होता।